सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्पोर्ट करंट अफेयर, पुरस्कार और सम्मान, सैन्य अभ्यास, प्रमुख बैठकें और सम्मेलन, डीआरडीओ, इसरो, नासा ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, महोत्सव और त्यौहार, रैंक इंडेक्स, फर्स्ट इन इंडिया, प्रमुख लेखक, अपॉइंटमेंट, प्रमुख दिवस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के। ये 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको मैप दिखा रहा हूं कि जिससे कि थोड़ा सा और आपको याद हो सके कि जो इक्वेटर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब इस रेखा को कौन सी नदी है जो कि 2 बार पार करती है या काटती है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है कांगो नदी। तो कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार पार करती है। अगर इसके बाद एक और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी भी सेम इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा को कौन सी नदी है जो कि 2 बार पार करती है? तो मकर रेखा को कौन सी नदी है जो कि 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। इसी तरीके से लिम्पोपो नदी भी है कांगो नदी की तरह कि जो मकर रेखा लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है। इक्वेटर भी याद रखना कि इक्वेटर को कौन सी नदी है जो कि 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी है। ठीक है, एक बार इस तरीके से, फिर एक बार नीचे का ही, तो ये हो जाएगा 2 बार काटना या 2 बार पार करना। इस तरीके से आपको ये याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं महाद्वीपों से रिलेटेड कि महाद्वीप जो हैं जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई? तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक सागर था, पेंथालासा नाम था इस सागर को। क्या नाम था? पेंथालासा सागर नाम था इसको। अब इसमें एक पिंड तैर रहा था। ठीक है, अब ये पिंड हो गया, मान लीजिए। अब ये इस पिंड को क्या कहा गया था? पैंजिया पिंड कहा गया था। क्या कहा गया था? पैंजिया पिंड कहा गया था। तो पेंथालासा सागर में पैंजिया पिंड नाम का पिंड तैर रहा था। जब इसका विस्फोट हुआ, ये हो गया पेंथालासा। अब जब इसका विस्फोट हुआ पैंजिया पिंड का, तो ये 2 भागों में टूट गया। एक तो नॉर्थ, ठीक है, ये 2 भागों में टूट गया। जब ये 2 भागों में टूट गया, इसको थोड़ा सा और सही बना लेता हूं कि लिखने में आसानी रहेगी। ये 2 भागों में टूट गया। ये कितने भागों में टूट गया? ये 2 भागों में टूट गया। ये हो जाएगा पेंथालासा। अब ये जब 2 भागों में टूट गया, एक तो नॉर्थ एक साउथ, अब यहां से ये जो इस पिंड को कहा गया, इस पिंड को क्या नाम दिया गया नॉर्थ में? तो लारेसिया पिंड कहा गया। क्या कहा गया? लारेसिया पिंड कहा गया। और इसी पिंड को अंगारा लैंड भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। अब साउथ में इस पिंड को क्या कहा गया? इस पिंड को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। अब यहाँ पे जो पानी भरा है, क्योंकि ये जब 2 भागों में विभाजित हो गया तो यहाँ पे पानी ऑलरेडी भर जाएगा, तो इस पानी को तेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? तेथिस सागर कहा गया। और यहीं से भैया हिमालय की उत्पत्ति हुई। अगर पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई? तेथिस सागर से हुई, तो ये याद रखना। अब इसके बाद जो महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, तो नॉर्थ में जो लारेसिया पिंड से किन महाद्वीप की उत्पत्ति हुई? तो ये याद रखना, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, ये 3 महाद्वीप हैं जो कि लारेसिया पिंड से इनकी उत्पत्ति हुई। अब साउथ में जो गोंडवाना लैंड था, अब यहां से किन महाद्वीप की उत्पत्ति हुई? तो ये याद रखना अंटार्कटिका, एक याद रखना अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और इसके बाद अफ्रीका हो जाएगा। तो ये 4 महाद्वीप हैं, एक तो अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 महाद्वीप की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई। अब इसके बाद लारेसिया पिंड से यानी कि नॉर्थ में किन महाद्वीप की उत्पत्ति हुई? तो याद रखना एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका।
तो इन महाद्वीपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछ दिया जाता है। अब ये जो पूरी घटना घटित हुई थी, तो इस घटना को क्या कहा गया था, कि क्या नाम दिया गया था, या इस युग को क्या कहा गया था, इस घटना को क्या कहा गया था, तो कार्बोनीफेरस की घटना कहा गया था। कार्बोनीफेरस की घटना कहा गया था। अब यहाँ पे ज्यादा वैसे जगह नहीं है लिखने की, शॉर्ट में लिखूंगा, वो मैं बताता हुआ चलूंगा। तो इस घटना को, पूरी घटना को कार्बोनीफेरस की घटना कहा गया था। तो ये याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पैंजिया पिंड के उत्तरी हिस्से को क्या कहा गया, तो पैंजिया पिंड के उत्तरी हिस्से को लारेसिया पिंड कहा गया और अंगारा लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद पैंजिया पिंड के दक्षिणी हिस्से को क्या कहा गया था, तो गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो लारेसिया पिंड से किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, एक तो आप लोग याद रखना एशिया, ठीक है। अब इसके बाद यूरोप हो जाएगा और उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अब इसके बाद जो साउथ में यानी कि गोंडवाना लैंड से किन महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, तो याद रखना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, फिर अफ्रीका हो जाएगा। तो ये 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई इसकी, और अंगारा लैंड यानी कि लारेसिया पिंड से 3 महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। और इस पूरी घटना को कार्बोनीफेरस की घटना कहा गया था। तो ये याद रखना, कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 33 सागर से किसकी उत्पत्ति हुई, तो भैया हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो ये भी याद रखना। और ये जो पिंड था ये किस सागर में तैर रहा था, तो पेंथालासा सागर में तैर रहा था। तो ये पूरी जानकारी आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो इसका सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसका कौन सा भाग है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत अपना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो करंट अफेयर्स आपको कवर करा रहा हूं ये लास्ट 1 ईयर का है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया ने जो मिसाइल है, कौन सी मिसाइल लॉन्च किया है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, तो ये याद रखना है। अब आपसे डीआरडीओ के बारे में स्टैटिक पार्ट भी पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस को गठित कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। तो अध्यक्ष भी याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध के समय जीवक कौन था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी चिकित्सक। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जीवक प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे और बुद्ध के समकालीन थे। उन्हें जीवक या कुमार भक्ता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना। और जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये थोड़ी सी रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा को आयोजित किया है। क्योंकि अब जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रेलवे के एग्जाम में जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अब उसके प्लेस स्थान पूछे जा रहे हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये जो वरुणा है ये भारत किस देश के साथ आयोजित करता है, वरुणा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा फ्रांस के साथ। लेकिन ये याद रखना कि जो प्लेस स्थान होते हैं कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, किन देशों के बीच आयोजन कौन सा एक्सरसाइज का किया जा रहा है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अधिकतर जो पूछे जा रहे हैं प्लेस वाले पूछे जा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम के लिए। तो ये याद रखना कि जो वरुणा है ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है, तो 22nd एडिशन है जो कि भारत और फ्रांस के साथ वरुणा नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब और भी भारत जो है फ्रांस के साथ कौन कौन से संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है, जैसे शक्ति आप लोग याद रखना, गरुण याद रखना, डेजर्ट नाइट याद रखना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेजर्ट नाइट, गरुण और डेजर्ट शक्ति, तो ये जो भारत और फ्रांस के साथ आयोजित करता है कौन कौन से अभ्यास हैं, एक तो वरुणा हो गया, ठीक है, एक शक्ति हो गया, गरुण हो गया और डेजर्ट नाइट। तो ये चारों एक्सरसाइज आपको याद रखना है भारत और फ्रांस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोनरो का
फोरामेन किससे संबंधित है? तो मोनरो का फोरामेन किससे संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट किलिमंजारो। अब इससे एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तेगवीर सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। और ये किस राज्य के हैं? पंजाब राज्य के हैं, पंजाब के हैं तेगवीर सिंह। ये हैं छोटे से उम्र के एक लड़का है जो कि 5 वर्ष की आयु में फतेह माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है सबसे कम उम्र में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि सबसे कम उम्र में इन्होंने इतिहास रचा है, चर्चित विषय है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मंडल आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो किस मंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या अर्थ था? तो ये रूप दर्शक का क्या अर्थ था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा ढले हुए सिक्कों का शाही परीक्षक। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है जिसे वंदे मेट्रो के रूप में जाना जाता है? तो किस राज्य में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है जो कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल है? और इसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा सर गुजरात। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रेन को वंदे भारत के नाम से जाना जाता है, नमो भारत रैपिड ट्रेन को। तो ये एग्जाम के लिए याद रखना क्योंकि भारत में कोई चीज पहली बार एस्टैब्लिश की जाए या कोई विश्व में पहली बार कोई जो एस्टैब्लिश की जाए उसका आयोजन किया जाए तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो गुजरात में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और इसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूं जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि जो फोटो में लिखा है आप उसे भी पढ़ा करिए, उसको पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन गुजरात में किया है, तो ये याद रखना मोदी जी के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो किस महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि जो अफ्रीका है ये तो किन रेखाओं से तो गुजर रहा है? तो एक तो आपका कर्क रेखा हो गया, ठीक, इसके बाद आपका विषुवत रेखा हो गया, फिर इसके बाद आपका मकर रेखा हो गया। तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी याद रखना कि कौन सी रेखा से कितनी रेखाओं से कौन कौन से महाद्वीप गुजरते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, तो कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट में पहले स्थान पर हांगकांग है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है तो 84 स्थान पर है। तो ये भी याद रखना 84 स्थान पर है भारत की रैंक। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग
पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इंडिया की रैंक क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 84 स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाइट नोज सिंड्रोम किस जीव जंतु में उभरती हुई बीमारी है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है, तो भारत किस स्थान पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो 105वें स्थान पर है वर्ष 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है 105वें स्थान पर है इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रकूटों ने अपनी मातृभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया था, तो किस भाषा का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लाल और नीला। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम मोंट ब्लांक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये फ्रांस और इटली। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज ये आपको पता चल गई कि जो मोंट ब्लांक है ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है और ये किन किन देशों में फैली हुई है, तो ये फ्रांस और इटली। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना लॉन्च कास्ट सर्वे इनिशिएटिव, तो यानी कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सातवाहन वंश ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु है तो कैल्शियम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(2) में कहा गया है, 15 के 2 में। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने कोप 16 की मेजबानी की है। जो भी फेमस समिट हैं बैठके हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कोप 16 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सर मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से भी एक क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि फड़ चित्रकला भारत के किस राज्य में प्रचलित एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, तो ये याद रखना। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो मोदी जी ने। तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका जो कि विश्व में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है। तो ऑप्शंस ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में
कालीन बनाने का शिल्प सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश वर्ष 2025 में खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फर्स्ट इंडियन महिला कौन थी? फर्स्ट इंडियन पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फिर नाम आता है सामने सरोजनी नायडू का। और पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अब पूरी आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि जो एनी बेसेंट थी इन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को। तो ये याद रखना। और ये पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये पूरी लिस्ट के जरिए आपको ये याद रखना, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में आता ही आता है इस अधिवेशन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि बम्बई अधिवेशन में अगर बात करें, अभी तक जो एग्जाम हुए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बम्बई अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन में 1916 में एनी बेसेंट। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू। तो ये अभी तक जो एग्जाम में हुए हैं सबसे ज़्यादा पूछे गए ये। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भोपाल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता था? ये क्वेश्चंस मैं आपको इसका रिवीजन करा चुका हूं। तो रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है GSAT-31 एक प्रकार का डैश है? तो एक प्रकार का दूर संचार उपग्रह है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो GSAT-31 है एक प्रकार का दूर संचार उपग्रह है। इसे फरवरी 2019 में फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से एरियन रॉकेट 5 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणाध्याय के द्वारा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि रेड डाटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ एवं लुप्त प्राय पशु पक्षियों पौधों आदि की प्रजातियों का विवरण देने वाला दस्तावेज है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमेनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो डोमेनिका से आपको नजर आ रहा है कि ये डोमेनिका देश का राष्ट्रीय सम्मान है सर्वोच्च, जो कि मोदी जी के द्वारा मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि हार्ड ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस का प्रदर्शन अर्थात किसी फाइल को ढूंढने में कितना समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस टाइम, पहुंच समय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको कंप्यूटर के कवर करा रहा हूँ, और जीएस के भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है और कुछ उसी टॉपिक के नए क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिस चार्म इंडिया 2024 किसे घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे घोषित किया गया है मिस चार्म इंडिया 2024? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी देसाई। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि ये हैं शिवांगी देसाई, जिनको मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब इनको प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तो कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य का नाम एक पुराने नाम से आया है जो निम्नलिखित में से किससे दर्शाता है। तो किसे दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध मठ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाल विवाह उन्मूलन एवं युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे बाणभट्ट ने महाधीराज और हूण मृग का सिंह बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रभाकर वर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उत्तर भारत में थानेसर के राजा थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इमेज भी आप देख सकते हैं कि बदलेगा बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे टर्नर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो जसलीन कौर को प्रदान किया गया है। तो जसलीन कौर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, टर्नर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। स्कॉटिश आर्टिस्ट जसलीन कौर टर्नर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। किसके लिए, ये अल्टर के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, अल्टर के लिए। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस संविधान से उधार लिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने वर्ष 2025 कुंभ मेले के तैयारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए महाकुंभ मेला जिला नाम से एक नया जिला बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो कुंभ मेले को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया जिला बनाया गया है, महाकुंभ मेला जिला। अब टोटल 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 76 जिले हो गए उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखना। बाकी आप फोटो भी देख सकते हैं कि यूपी डिक्लेयर महाकुंभ एरिया अ न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर 2025। तो ये महाकुंभ मेले के दौरान महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट यूपी ने डिक्लेयर किया है। अगला है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदतम को किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा है भास के द्वारा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है। तो ये किस देश में पाया जाती है, तो भैया ये केन्या में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वी रैम का उपयोग निम्नलिखित तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वीडियो और ग्राफिक्स। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है। तो कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चेन्नई में ये मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची, तंबाकू सभी को एक साथ निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बागानी फसलों में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की
11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया है। तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि अमित शाह जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है 11 फीट ऊंची। तो ये आपको याद रखना है और जोधपुर में किया गया है। अगला है कि ADSL का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा असीमित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के सम्मान में हर साल किस दिन राजेंद्र प्रसाद जयंती मनाई जाती है? तो ये कब मनाया जाती है? तो ये 3 दिसंबर को मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 दिसंबर को। ये भी 3 दिसंबर को मनाई जाती है। और राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये भी 3 दिसंबर को मनाई जाती है। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि गवर्नर जनरल एलन बरो के समय में भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया था? तो किस वर्ष किया गया था अवैध घोषित दास प्रथा को? तो 1943 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, ठीक है, और एक अखंडता और एक धर्मनिरपेक्ष। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। अब इसके बाद कोई शब्द ही तो पवित्रता तो जोड़ा ही नहीं गया था, उससे संबंधित ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है? तो भैया ये कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि संजय मल्होत्रा को RBI के 26वां गवर्नर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये हैं संजय मल्होत्रा, इनको RBI के 26वें गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो इनका आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि बैंड विद्युत शब्द का प्रयोग डैश के अर्थ में भी किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थानांतरित डेटा की मात्रा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसने 1309 में वारंगल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप फोटो भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट AFC विमेंस एशियन कप 2026 की मेजबानी करेगा। अगला है कि किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चार्ल्स लेक्लर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लेक्लर ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। अगला है कि सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जो डैश की विशेषताएं प्रदर्शित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है
30 जून को, तो 30 जून विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान और नुसरत खान को किस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुजरात। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 32 बिट ऑपरेशन पहली बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डैश में शुरू किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 3.11। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने भारत में सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था? तो वेलिज अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? तो भैया किस स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत दूसरे स्थान पर है। क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत की रैंक क्या है? दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि क्लाउड सेक थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है साइबर हमलों के मामले में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक इंडेक्स का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने किया था? तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि 1918 में कर ना देने का नारा किस आंदोलन में कहा गया था? तो 1918 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें कर ना देने का नारा लगाया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन 1918 में। इस आंदोलन में कर ना देने का नारा लगाया गया था। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इस क्वेश्चन का लाने का मकसद ये था कि इससे रिलेटेड, इस इंडेक्स से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। तो अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी तो ये आप सही कर लेंगे। अगर इसमें पूछी जाएगी कि पहले स्थान पर कौन है, पहली रैंक किसकी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो सिंगापुर की है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त ए और दोनों इसके स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। और सिंगापुर किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। तो टॉप में आपको याद रखना है कि किस रैंक में कौन सा देश पहले स्थान पर है और भारत की रैंक क्या है। बस दोनों रैंक आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंदूर का ये रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं क्लोरोफिल में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्लों के गणतंत्र में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है और वही लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है। तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। आसान बनेगा कि 2025 के लिए फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची में
पहले स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क पहले स्थान पर है विश्व अरबपतियों की सूची 2025 में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एलोन मस्क जो है विश्व की अरबपतियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, तो ये पहले स्थान पर है। फोर्ब्स 2025 बिलियन लिस्ट एलोन मस्क टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थेस्ट, तो पहले स्थान पर एलोन मस्क है विश्व की अरबपतियों की सूची में। तो अब की दूसरे स्थान की बात करें तो जेफ बेजोस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरी रैंक किसकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर या राजगृह में हुआ था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सांभर महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील में इसे शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह महोत्सव 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के जरिए आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक तो सांभर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान की सांभर झील में। इसे कब से कब तक शुरू किया गया था? तो 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसको शुरू किया गया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि सांभर महोत्सव, सांभर फेस्टिवल राजस्थान में आयोजित किया जाता है सांभर झील में। ये 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कहां पर किया गया था? तो राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब की गई थी? 483 BC में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? वैशाली में किया गया था। किसने अध्यक्षता की थी? सवाकामी ने। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में 383 BC में। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। मुगाल पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। 255, कभी कभी कहीं कहीं 250 BC भी मिलता है, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति की बात करें कुंडलवन यानी कि कश्मीर में, अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र यानी कि अश्वघोष के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कब की गई थी? 1 AD में, पहली शताब्दी में हुई थी। तो ये सभी जो भी बौद्ध संगति हैं 4, क्योंकि एग्जाम में एक जरूर आता है इससे, तो ये आपको रटी होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरो कप 2024 को किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरो कप 2024 स्पेन बीट इंग्लैंड को हराकर ये यूरोपियन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, तो यूरो कप 2024 अपने नाम किया है स्पेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे, तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के जैन तीर्थंकरों में से अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत में या दुनिया में कोई चीज पहली बार स्टेब्लिश की जाए, बनाई जाए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया की ये पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि बनाई गई है, तो किस देश ने बनाई है इसे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने ये कारनामा किया है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि चीन ने इसको विकसित किया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन
ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने इसको बनाया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में आक्रमण किया था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नोबेल पुरस्कार 2024 का है, लेकिन 2025 में प्रदान किया गया है। तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में किसको ये प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, देख लेना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को प्रदान किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने मेल कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है, तो दोनों कैटेगरी में चाइना ने जीता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में इस किताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो किसके किसके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो आयोजन है, इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपसे इस महोत्सव जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, अब इसका उद्घाटन किसने किया है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो नायब सिंह सैनी के द्वारा जो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 है, इसका आयोजन किया गया है, तो कहां पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? नायब सिंह सैनी ने किया है। कहां पर किया? हरियाणा में किया है, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि धर्मत का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, चढ़ाई करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है ज्योति रात्रे, तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 वर्ष की आयु में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। ज्योति रात्रे इनका नाम क्या है? याद रखना, ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे इनका नाम है, तो नाम इनका आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अंगद, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामदास, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया है? तो कौन सा देश है जो कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से हट गया है? तो कौन सा देश हटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो किसने संभाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि मयूर सिंहासन पर
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिनसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्निक सिनर और अरीना सवालिंका ने जीता है। तो ऑप्शंस ए और बी उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में किसने जीता है? अरीना सवालिंका ने जीता है, ये वुमेन्स में जीता है। मेल में किसने जीता है? तो ये जन्निक सिनर ने जीता है। तो दोनों आपको याद रखना कि जो सिनसिनाटी ओपन 2024 है किसने जीता है? अरीना सवालिंका और जन्निक सिनर ने जीता है। किस किस कैटेगरी में जीता है ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्निक सिनर सवालिंका विंस सिनसिनाटी ओपन सिंगल का खिताब जीता है। तो दोनों आपको ये नाम याद रखना है। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अभी इसके पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन के क्षेत्र में साहित्य कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो एक तो रुकवन को और एम्ब्रोस को प्रदान किया गया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हान कांग को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साउथ कोरियन ऑथर हान कांग विंस द 2024 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं और जो फोटो में लिखा हुआ है आप उसे भी पढ़ा करिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे फोटो में जो चीज़ लिखा है उतना ज़्यादा उतने लंबे समय तक आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि किसने बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो ये बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है या किसने इसे जीता है? तो समांथा हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अवार्ड कवर करा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। तो ये इनकी पुस्तक है ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इनका नाम क्या है याद रखना? समांथा हार्वे। इनका नाम याद रखना समांथा हार्वे और इनकी ये पुस्तक है ऑर्बिटल। इनकी पुस्तक के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध क्यों किया गया? इसलिए किया गया था कि जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था इसलिए साइमन तो कमीशन को रद्द करना पड़ा था। तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फुटबॉल का डूरंड कप 2024 किसने जीता है? तो ये फुटबॉल का डूरंड कप है 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि डूरंड कप 2024 फुटबॉल का किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। डूरंड कप ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है डूरंड कप 2024 को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां निहित है 149 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडानक्यो को प्रदान किया गया है। ये किस देश की संस्था है? तो ये किस देश की संस्था है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की संस्था है निहोन हिंडानक्यो। तो इसको नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2024 ये प्रदान किया गया है। तो ये जितने भी नोबेल पुरस्कार अभी तक मैंने आपको कवर कराया है तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको याद रखना और एक साहित्य के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में कांग करके कोई है उनको दिया गया है और
चिकित्सा के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया था? तो मैंने बताया था एम्ब्रोस को और रुकुवन को प्रदान किया गया था। अब इसमें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? निहोल हिंडानकियो को प्रदान किया गया है। और ये किस देश की संस्था है? जापान की है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 को किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया कजर ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 किसने जीता है? विक्टोरिया कजर ने जीता है। तो आप इनका यहाँ पे ताज पहनते हुए नजर आ रही होंगी, ये हैं विक्टोरिया कजर, जो कि इनको 73वां मिस यूनिवर्स का 2024 का खिताब इनको प्रदान किया गया है। और ये डेनमार्क की हैं। किस देश की हैं? डेनमार्क की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो और भी आप देख सकते हैं कि डेनमार्क की हैं ये विक्टोरिया कजर, जो कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है 73वां। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा एडिशन इसका आयोजन किया जाएगा? तो 20वां संस्करण इसका आयोजन किया जाएगा नागोया शहर में। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है तो पुणे में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। तो इसको कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? पुणे में किया गया है। लेकिन किसके द्वारा? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा ये बनाया गया है। देश का पहला संविधान पार्क है, पुणे में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पोलो से संबंधित है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बीआर कंबोज को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर बीआर कंबोज ऑफ हरियाणा हॉनरेड विथ एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है और ये हरियाणा के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था भैया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिसे घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला कौन है जिनको पहली बार घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दिव्यकृति सिंह है जो कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार 2024 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। तो दिव्यकृति सिंह इनका नाम याद रखना। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है अर्जुन पुरस्कार 2024। ये हैं दिव्यकृति सिंह। ठीक है, घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ पे आप इमेज और एक देख सकते हैं कि दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यात। यहाँ पे क्यात चलती है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरी लिस्ट के फॉर्मेट में भी मैं आपको रिविजन करा दे रहा हूँ। अब जैसे बात करें कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात है, ये तो सभी को पता है। ये नेपियाडो इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। बांग्लादेश राजधानी ढाका है, टाका यहाँ पे मुद्रा चलती है, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पार्ट में देशों की राजधानी मुद्रा जरूर पूछा जाता है। और इसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है, गुल्ट्रा मुद्रा है। श्रीलंका की जयवर्धना कोट्टे और कोलंबो दो इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद मालदीव की बात करें तो माले इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना। संसद यहाँ पे मजलिस के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखना। और चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये आपको याद रखना। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बिहार। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जस्टिस संजय खन्ना को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप नाम याद रखना, जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि नेक्स्ट CJI 51 में न्यायाधीश बने ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो किस शहर ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत ने जीता है। तो उपर्युक्त सी, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत ने इस खिताब को जीता है। अगला है कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निसेट है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन सा जहाज शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS सुजाता और ICGS वीरा। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों जहाज हैं जो कि नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए हैं, INS सुजाता और ICGS वीरा। तो दोनों जहाज, इनका नाम याद रखना। तो इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में शामिल हुआ INS सुजाता और ICGS वीरा शामिल जहाज हुए हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को खत्म करना है? तो टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, किस वर्ष तक रखा है? तो 2025 तक। तो यानी कि 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? किडनी। RBC की जो संख्या है वो किससे मापी जाती है? तो हेमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। RBC का जो जीवन काल 120 दिन का होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। और बाकी RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग की बीमारी भी होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। अगला है कि ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवार 2025 सूचकांक में किसने एशिया के सबसे अमीर परिवार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबानी परिवार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चला क्वेश्चन बनेगा कि ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि भारतीय महिला टीम ने इस खिताब को जीता है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 है, किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मलेशिया में। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद है कि आपसे 2-3 पॉइंट एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे ये सही हो जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इस किताब को किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल अपने नाम किया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप 2025 ICC अंडर 19 महिला में इस खिताब को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है?
तो कौन सा देश बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से जरूर पूछा जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत बना है। भारत 7वें स्थान पर है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएसबी आप देख सकते हैं। बाकी चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, चुनाव की सबसे छोटी इकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर प्रज्ञानंद ने इसे जीत लिया है। दूसरा कह रहा है कि यह 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हो जाएगा कि जो टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट का खिताब है किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने जीता है, और इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो उपर्युक्त ए और 2 इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं, आर प्रज्ञानंद हैं जो कि टाटा स्टील चेस मास्टर का टाइटल 2025 हमने नाम किया है, और इन्होंने किसको हराकर इस किताब को अपने नाम किया है। तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि ये हैं डी गुकेश, आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। ये है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने इनको हराकर नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल था अभी 2025 में पारित किया गया था। तो क्योंकि ये चर्चा में है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो अजीमुल हक को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अजीमुल हक जो कि वक्फ बोर्ड दिल्ली के सीईओ के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूध में उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद रखना। तो उम्मीद है ये आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना है एग्जाम देने। तो बाकी सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।